नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश के वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण के खाते से राजस्थान को क्या कुछ हासिल हुआ और दिया कुमारी अपने बजट में क्या कुछ महिलाओं के लिए लेकर आने वाली हैं। प्रदेश को कौन सी नई सौगातें मिलने की संभावनाएं हैं और देश के बजट में राजस्थान के हिस्से में जो कुछ आया है उससे कितनी कड़ी से कड़ी जुड़ने की बात पुष्टि होती है, साबित होती है। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ राघव चतुर्वेदी हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वेद माथुर जी हैं, आप आर्थिक और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और सुधीर बंसाली हैं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वेद माथुर जी आपसे करती हूँ। देश के बजट में राजस्थान को क्या कुछ पाया आपने? राज्यों का जो बजट है वो तुलनात्मक रूप से इस बार कम हुआ है। अपना ऑडियो ऑन करिए वेद माथुर जी। यदि आप राजस्थान की स्पेसिफिक बात करें तो ऐसा कुछ विशेष दिया हुआ नजर नहीं आता, लेकिन ये कहा गया है कि जयपुर और भोपाल जैसे जो टीयर 2 और 3 सिटीज हैं उनके लिए 5,000 करोड़ रुपया मिलेगा। कुछ सामान्य जनरल बातें हैं, जैसे हर जिले के अंदर महिला हॉस्टल बनेगा या शी मार्ट्स बनेंगे, उसका फायदा राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। इसी तरह जो बजट आया, भारत सरकार का प्रस्तावित बजट है, उसमें पर्यटन के 15 स्थान फोकस करने की बात कही गई है कि उनको विकसित किया जाएगा, तो राजस्थान को भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कुल मिला के राजस्थान को स्पेसिफिकली कोई बहुत ज्यादा कुछ किया गया हो ऐसा नहीं लगता जी। और दिया कुमारी के बजट में राजस्थान को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर हमने कुछ प्रोग्राम्स पहले भी किए अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ। सुधीर भंसाली जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ कि दिया कुमारी के बजट में, क्योंकि जब देश के बजट में आपके प्रदेश के हिस्से कुछ आता नहीं है तो फिर प्रदेश के बजट से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपका ऑडियो ऑन करिए सुधीर भंसाली जी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, लगता है सुधीर भंसाली जी, और अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, उनका ऑडियो बंद कर लीजिए। लगता है आपके ऑडियो में कुछ इश्यू है। 2 डिवाइस एक साथ रखी हुई है, मोबाइल और लैपटॉप, उसकी वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। एक जगह से आप एग्जिट कर दीजिए और एक डिवाइस को बंद करके दूसरी जगह रख दीजिए। सुधीर भंसाली जी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं आपसे ही बात करने की। अगर आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं। सुधीर भंसाली जी को थोड़ा समय लगेगा। राघव चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपको हम देखते हैं, तो युवा भी हैं और जानकारी भी दुरुस्त रखते हैं, एकदम पक्की रखते हैं। तो राघव जी, क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं, अपेक्षित है? दिया कुमारी के बजट में प्रदेश को क्या मिलना चाहिए? धन्यवाद मैम। ये निश्चित बात है कि आपने जैसा कहा कि जब केंद्र के बजट में बहुत ज्यादा किसी राज्य विशेष की अपेक्षाओं को पूर्ति ना हो पाए तो ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है राज्य में उस बजट की पूर्ति करने की। और जो कि आज का प्रोग्राम मूलतः महिलाओं के उत्थान, विकास और योजनाओं पर केंद्रित प्रतीत होता है, तो महिलाओं की इस कार्य के लिए दिया कुमारी जी की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो स्वयं महिला हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है? जैसे मुझे हमेशा से जिस चीज के बारे में लगता है, जो हमेशा, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, महिलाओं को अभी तक भी एक्सपोजर जो मिल रहा है या दिया जा रहा है वो बड़े छोटे छोटे स्टेप्स में दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है कि बड़े कदम अब महिलाओं को उठाए जाएं। जैसे शी स्टार्टअप्स की जो बात केंद्र की योजना में कही गई है, वो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कही गई है, जहां महिलाएं अपने ग्रुप के तौर पर जुड़कर कुछ व्यावसायिक गतिविधि करें, जिसके लिए उनको शी मार्ट पे प्रमोशन दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में
मेरा मानना यह है कि अब समय है जब स्वयं अगर कोई एक महिला उद्यमी इंडिविजुअल या भी अगर आगे बढ़ना चाहती है, अपना कोई कार्य करना चाहती है, तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए जो महिलाओं के द्वारा रन किए जाने वाले उद्यमों को ही फंड करे। उन्हें ऐसे एमएसएमई से भी एक अलग कैटेगरी में डाला जाए तो शायद उनको ज्यादा उनके विकास में सहयोग हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, सुधीर बंसाली जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुधीर बंसाली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सुधीर बंसाली जी, दिया कुमारी के बजट में क्या कुछ प्रदेश के लिए अपेक्षित है? माया जी, ऐसा है, मीना जी ऐसा है, इस बार जो सेंट्रल का बजट आया है वो स्पेसिफिक नहीं है, पूरे देश के लिए बजट है। इनफैक्ट जो महिलाएं हैं उनको सुविधा लेने वाली नहीं, संबल बनाया जा रहा है, उनको सुविधा मतलब रोजगार देने वाला बनाने की व्यवस्था करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्मला सीतारमण जी का ये प्लान है। इनफैक्ट भी जो बजट आएगा महिलाओं को इनफैक्ट जो दिया गया है रोजगार को बढ़ावा कैसे दिया जाए उस पर दिया कुमार जी का फोकस होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बजट नजर आ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं आपको। तो मतलब महिलाओं को दूरदृष्टि बजट कहा गया इसको, विजन 2047 का ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया। हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात पूरे देश में, मीना बुनियादी बात है लेकिन जरूरी बात है जिसकी तरफ देखा गया है। आज घोषणा हुई है, अमल में आते आते कुछ साल लग सकते हैं और इसीलिए 2047 की बात की जा रही है कि विजन 2047, क्योंकि ये चुनावी साल भी नहीं है तो राज्यों को बहुत कुछ इस बजट से मिला भी नहीं। सुधीर बंसाली जी, बात ये है कि अब राज्य का अपना बजट में महिलाएं फोकस है, ये बात हर जगह कही जा रही है, लेकिन महिलाएं फोकस है ये बात कागजों से ज्यादा व्यवहारिक धरातल पर आप देख रहे हैं कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंट जो है वो महिलाओं के हक में हो रहा है और इस बजट में कुछ ऐसा और होगा जिससे महिलाएं सशक्त होंगी। उम्मीद यही की जा रही है, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि देखिए आप बड़ा अजीब सा सहयोग है, अच्छा सहयोग है कि निर्मला रमन जी तो वहाँ पे, सीतारमण जी तो वहाँ पे जनरल में महिला ही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी, और यहाँ दिया कुमारी जी हैं वो भी महिला हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात सरकार हमेशा करती आई है। दिया कुमार जी का विशेष फोकस है इस चीज पे, रोजगार बढ़ाने पे, एमएसएमई सेक्टर को बूस्टिंग करने का बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, क्योंकि अपना हमारा जो 40% जो जीडीपी है वो एमएसएमई सेक्टर से है। एमएसएमई सेक्टर अगर फोकस करेंगे तो महिलाएं नो डाउट क्लस्टर जो योजनाएं बनाने का है या वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये सारी इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट महिलाओं को ही मिलने वाला है, क्योंकि घरेलू जितना भी उत्पाद होता है जो कि बाजार में जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पैदा दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारा प्रोजेक्ट आगे तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा और सशक्तिकरण होगा। जी, वेद माथुर जी, राज्य की इस वक्त अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश की और प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट है, प्रदेश को कड़ी से कड़ी जोड़कर जब भी बात होती है, पानी एक बहुत बड़ा सपना है, ईआरसीसी को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि दिया कुमारी के इस बजट में इस साल, क्योंकि सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा फैक्टर पहले ही अनाउंसमेंट एक तरह से ओपन है, वो बजट में कुछ उसमें नया युवाओं के लिए होगा नहीं, क्योंकि रोजगार की मुख्यमंत्री बार बार घोषणाएं कर चुके हैं, हर साल 1 लाख लोगों को बजट, तो वो अब बजट का हिस्सा नहीं रहा है, यानी कि युवाओं को जो कुछ मिलने वाला है वो तो पहले से ही बाहर हो गया है। तो उसके अलावा युवाओं को, महिलाओं को और प्रदेश को क्या कुछ इस बजट में दिया कुमारी के यहाँ से मिल सकता है?
देखिए, किसी भी बजट में या सरकार की वर्किंग में दो बातें हैं, एक तो आर्थिक संसाधन और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विजन। आप पूरी दुनिया पे नजर डालेंगे तो बहुत सारे गरीब देश थे जिन्होंने विजन के द्वारा बड़ी उन्नति की है, तो हमारे यहाँ विजन का भी अभाव लगता है। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि सरकार कोई भी योजना बनाती है, बजट में जिन चीजों का उल्लेख होता है वो ज्यादातर चीजें दिखने में आकर्षक नारों की तरह होती है, लेकिन मैं चाहता हूं या मेरा मत है कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्किल डेवलपमेंट, चाहे वो महिलाओं का हो या युवाओं का हो। तो स्किल डेवलपमेंट पे जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है स्किल डेवलपमेंट की, उनको खुद को भी पता नहीं है कि किसका स्किल डेवलपमेंट किस तरह करना है। देखिए, बॉम्बे के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे कुक देखे हैं जो मंथली 20,000 रुपए लेते हैं और 10 लोगों के यहाँ काम करते हैं, 8 लोगों का काम करते हैं, तो उनकी मासिक आय 1 से 1.5 लाख रुपए तक है, लेकिन आपको प्रशिक्षित कुक नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आज भी प्रशिक्षित लोग नहीं है। यहाँ तक कि आप एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे जो निर्यात है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसीलिए नहीं टिक पाते हैं कि हमारे जो कारीगर हैं या जो मैन पावर है वो उतनी एक्सपर्ट नहीं है। तो पहली अपेक्षा तो राजस्थान सरकार से है कि स्किल डेवलपमेंट। दूसरी बात, एक बार बार सरकारें कहती है कि हमारे यहाँ ईज ऑफ बिजनेस है, यानी हमारे यहाँ आप आइए, सिंगल विंडो पे आपको हम जमीन देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, यदि आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो वहां के अफसर और नेता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तुम ये जो प्रोजेक्ट लाए हो हमें क्या मिलेगा। और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो सारा एक बाधा दौड़ की तरह हो जाता है कि वो किस तरह उद्योग लगाए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है टूरिज्म का। देखिए, टूरिज्म में मैंने पूरी दुनिया में ट्रेवल किया है और टूरिज्म यूरोपियन देशों के लिए तो बहुत बड़ा आय का स्रोत है। मुझे लगता है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो महल है या दूसरे पर्यटन स्थल है, वो उनसे कम नहीं है, लेकिन हमारे पास स्वच्छता की आज भी कमी है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर आज भी खराब है, आज भी हमारे यहाँ आवारा कुत्तों की समस्या है। तो इन सब के चलते पर्यटन विकसित नहीं हो पा रहा है। सरकार को ये देखना है कि किस तरह जो लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं या इस व्यवसाय में नए आना चाहते हैं उनको किस तरह हम बढ़ाते हैं। आज देखिए, मान लीजिए मैं कोई छोटा मोटा होटल बनाना चाहूँ तो क्या सरकार की स्थिति की सस्ती दरों पे मुझे होटल के लिए भूमि आवंटित करे हो? नहीं। अब बात आती है कृषि की। देखिए, कृषि के अंदर क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भंडारण की सुविधा उनके पास हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, और पशुपालन के द्वारा उनकी अतिरिक्त आय कैसे हो। अकेले कृषि से हमारी कृषि आय बढ़ने वाली नहीं है, उसके लिए हमें जो अन्य संबद्ध गतिविधियां हैं जैसे पशुपालन, उसको बढ़ावा देना होगा। लेकिन उसका कोई विजन नजर नहीं आता कि हम उच्च कोटि के प्रजनन के द्वारा, जो वैज्ञानिक प्रजनन होता है उसके द्वारा उच्च नस्ल के गायें, भैंसे और अन्य दुधारू पशु किसानों को उपलब्ध कराएं, ऐसा नजर नहीं आता। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अक्सर सोचता हूँ कि आपका बजट है, आज कैमरा लेके घूमिए, माइक लेके घूमिए शहर में, तो 99% लोगों को पता ही नहीं है कि बजट क्या होता है, कैसे बनता है। फिर आप उससे पूछिए कि तुझे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो लाभ या नुकसान है वो इतना घूम फिर के आम आदमी तक पहुंचता है कि रास्ते में ही उसकी जो लाभ होता है उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो आप सीधे सीधे कैसे लाभ पहुंचाएं, कैसे आप हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाएं। एक शब्द हमने हो गया, एक नैरेटिव बन गया अफोर्डेबल हाउसिंग। लेकिन आज आप जयपुर शहर में मुझे बताइए कि कहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग है जहाँ रहने लायक मकान हो, अच्छा निर्माण हो। हाउसिंग बोर्ड की तो बात ही छोड़िए, वो बनाते भी कम है, बनाते हैं तो रहने लायक नहीं होते। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम हर जिले के अंदर एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे। अब ये हॉस्टल जब बनेगा उसमें 100, 150, 200, 300 जो भी छात्राएं होंगी वो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। आप मुझे बताइए, जयपुर जिले में कोई महिलाओं का हॉस्टल होता है, उसमें 200, 300 बच्चियां होती है, क्या होगा। जबकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा ये बच्चियों को मिलनी चाहिए। आज जयपुर में जो लड़की पढ़ती है उसके लिए उच्च शिक्षा के अवसर है,
लेकिन जो दौसा, लालसोट या राजगढ़ में बच्चियां पढ़ रही हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति की है, ग्रामीण क्षेत्रों की है, उनको ये अवसर हम कैसे दें? मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को इस तरह के हॉस्टल बनाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, भूमि आवंटन करना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र के सहयोग के बिना ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग, ये हॉस्टल इनके लिए काम होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 40 साल बैंक में रह के नजदीक से इन चीजों को देखा है, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप बात करते हैं कि 10 से 20% जगह तो वास्तव में काम कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ये ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 80% जगह ये एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है कि महिलाओं को संगठित करें, उनको बैंक से लोन दिलवा दें, फिर वो लोन भले राइट ऑफ हो जाए, डूब जाए, लेकिन उन संगठित महिलाओं के वोट कैसे प्राप्त किए जाएं? आप मुझे जयपुर के आसपास कैमरा लेके चलिए और एक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा बताइए जो वास्तव में ऐसा काम कर रहा हो कि जिससे महिला है उसका परिवार पूरा पल रहा हो। को अपवाद हो सकते हैं, आपने 10,000 बना दिए, बता सरकार दावा करती है हमने 50 लाख बना दिए, 1 करोड़ बना दिए। आप 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेंगे, ऐसे बता दें जो वास्तव में काम कर रहे हो, तो मुझे आश्चर्य होगा। यहाँ तक मैंने देखा है कि संसदीय समितियां आती हैं तो ऑर्नामेंटली वो दिखावे के लिए सब प्रदर्शनी की तरह सजा दिया जाता है, फिर उससे जो आय होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, इतनी नहीं होती कि उससे एक परिवार पल जाए, तो उसमें इस सब पे जो रिसर्च चाहिए वो नहीं होती। इसी तरह मैं अंत में अपनी एक और बात कहना चाहूंगा कि हेल्थ, शिक्षा, पर्यटन, इन पे बजट का जितना हिस्सा जाना चाहिए। देखिए आज हमारे केंद्र के बजट में कर्ज चुकाने पे हम 25% एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, रक्षा पे 8 से 10%, हेल्थ पे 2 से 3%, शिक्षा पे 2 से 3%। तो ये तो बहुत कम है। आप पूरे बजट का 2% यदि हेल्थ पे दे रहे हैं, इसका मतलब आपने आम आदमी को निजी अस्पतालों और निजी स्कूलों, निजी कॉलेजों की मर्जी पे छोड़ दिया, जो लूट खसोट करने के लिए तैयार बैठे। तो आप उसको किस तरह और उसका एक्सपांशन करें, आपको ये सोचना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं ग्राउंड पर, जिन पर, और छोटी छोटी बातें हैं जिनको करेक्ट करने की बहुत बड़ी जरूरत है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही कि मान लीजिए जयपुर में अगर सरकार का हॉस्टल महिलाओं के लिए है भी, तो उसमें 200, 300, 400, पहली बात तो ये कि वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। दूसरी बात ये कि उसमें 200, 300, 400 की कैपेसिटी है कि नहीं है। जयपुर में तो हजारों और शायद हजारों भी कम है, जो संख्या है वो लाखों में स्टूडेंट्स की हो सकती है, जितना पूरे प्रदेश के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। वैसे ही और संभाग मुख्यालयों की स्थिति है, वहां पर भी आप अगर एक अच्छी कैपेसिटी का हॉस्टल, और एक हॉस्टल से काम नहीं चलेगा, पीपीपी मॉडल पर काम करना होगा इस दिशा में सरकार को, प्राइवेट पार्टनर्स को साथ लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ। जो बात सुधीर भंसाली जी, मैं आपके पास आती हूँ वापस। अगर हम आय जो रिटर्न भरने वाला जो सेगमेंट है, सरकारी सेगमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का भी जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसके लिए इस बजट में बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो तो केंद्र से सारा रूल होता है। तो इस प्राइवेट सेक्टर में खास करके नौकरी करने वाले युवाओं को स्टेट से क्या कुछ ऐसा मिले जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ नौकरी करने वाले यूथ को एक बजट का इंतजार भी हो और बजट से फायदा भी हो। मीना जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। तो प्राइवेट सेक्टर वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, उनके पास ईएसआई की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, बट इतना संसाधन ईएसआई में भी नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर को उसको मतलब एंटरटेन कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर के लिए हेल्थ कोई योजना आनी चाहिए, जो कि इनफैक्ट हेल्थ में अगर कोई भी घर वाला बीमार हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, उनकी हेल्थ में इतना पैसा लग जाता है कि वो मतलब उनकी आगे की प्रॉब्लम्स, जो घरेलू रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है, वो बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बजट में कुछ ऐसा सोशल सिक्योरिटी वाला सिस्टम आना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए स्पेशली। उसके अलावा आज जयपुर की बात कर रहे हैं, तो जयपुर इतना बड़ा होता जा रहा है, आने जाने के संसाधन जो है वो पूरे नहीं पड़ रहे। तो सरकार कोशिश कर रही है कि मेट्रो लाई जाए, मेट्रो का
मतलब सीतापुरा से लेके और चाहे ट्रांसपोर्ट नगर तक लाई जाए या जो भी जयपुर के बड़े सेक्टर है वहाँ पे मेट्रो लाई जाए, क्योंकि जब तक आने जाने की सुविधाएं सरकारी और ये जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और कॉस्टली भी होता जा रहा है। तो सरकार को इनफैक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा जो आम कमाने वाले छोटे तनख्वाह वाले उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह से लाइफ साइकिल है। तो ये 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब हम सोचे कि कुछ देगी सरकार तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ देने और का मामला आ सकता है। हाँ, एक रवि जी जो बोल रहे थे कि छी वाला, इनफैक्ट वो एसएससी नहीं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो SHE की बात कर रहे हैं। तो ऐसे चीज डिफरेंट, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेस मतलब वुमेन्स जो हैं उनको एंटरप्रेन्योर की तरफ लेने की बात हो रही है। वो थोड़ा सा आई थिंक डिबेट हो रहे थे, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे। और एक जो जो मूल है वो बहुत अच्छे से वेद माथुर जी ने बताया कि दरअसल जितने ग्राउंड पर है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टारगेट है और उसकी बात हर बजट में होती है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए इस बार इतना बजट, इस तरह से इनको एम्पावर किया जाएगा। लेकिन जो बात वेद माथुर जी ने की है वो बहुत रियलिटी के बहुत करीब है कि दरअसल ये पेपर्स में ही ज्यादा है और अगर हम ग्राउंड पर देखेंगे तो ये महिलाएं नजर ही नहीं आती हैं। और ये जो बात है ये बहुत सारी योजनाओं, बहुत सारी स्कीम्स पर भी उतनी ही लागू होती है जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बनी हुई है। और उसका कारण ये कि स्कीम्स बना तो दी जाती है लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उस तरह का नहीं बनता। तो जब बजट बनता है तब ये पता ही होता है राघव चतुर्वेदी जी कि इसमें से बस एग्जीक्यूशन के लेवल पे परसेंटेज जो जाना है वो 10, 15, 20 से ऊपर नहीं जाना है। बहुत अच्छी बातें कही मैम वेद सर ने। मैं जितनी देर से सुन रहा था उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस अपने वर्क लाइफ का प्लस उन्होंने जो वर्ड एक्सप्लोर किया है बिल्कुल डाला। मैं सिर्फ इससे शुरू करना चाहूंगा या इससे कंक्लूड मान सकते हैं करना चाहूंगा कि राजस्थान में जयपुर से बाहर भी राजस्थान है, हर ग्रामीण ढाणी में राजस्थान है, और जहां पंचायत समिति सदस्य, नगर परिषद सदस्य जब महिलाएं सीट होने की वजह से जीत जाती हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनकी सीट को छोड़ के उनके घर से उनके पति, उनके देवर जब पूरी चीज को डिक्टेट कर रहे हैं और सरकार ये देख रही है, तो सरकार को ये समझना होगा कि ये महिलाओं के अंदर विश्वास, आत्मविश्वास वो पैदा कर सकें कि ये जो योजनाएं इनका लाभ किसी थर्ड पर्सन को देने के लिए आपके नाम से कोई और फायदा उठाएगा इसलिए नहीं किया गया है। जबकि जनरली रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में होता यही है कि जिन योजनाओं को, मैं तो बात करता हूं विधानसभा की सीट, नगर परिषद की सीट, जहां पर महिलाओं की सीटें आती हैं, जहां पे उनको चुनाव लड़ना होता है, वहां उनके जो पुरुष प्रतिनिधि होते हैं वो भी, और जो महिलाएं जीत कर आई होती हैं वो भी ये जानती है कि काम इन्हीं को करना है। ये मेंटेलिटी जब तक चलती रहेगी तब तक इन योजनाओं का कोई व्यक्तिगत लाभ होने वाला नहीं है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण वेद सर ने कही थी स्किल्स की। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के नाम से एक योजना चलती है जिसमें महिलाओं को लोन दिया जाता है। अगर महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको लोन दिया जाता है। स्थिति, वास्तविक स्थिति जिला मुख्यालयों पर यह है कि वहां पर 10 लाख से ऊपर, जबकि प्रोजेक्ट कहा जाता है कि भाई 2 करोड़ तक का लोन उसमें अवेलेबल है, लेकिन 10 लाख से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट पास ही नहीं किया जाता क्योंकि स्किल सेंटर्स नहीं है, स्किल दी नहीं जा रही है। महिलाओं के लिए आवश्यक ये है, सबसे पहले अगर किसी इंडस्ट्री में काम करवाना है या किसी इंडस्ट्री में फायदा देना है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में आज भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से लेकर मेजर कार्य करती हैं। वहां पर उनके वास्तविक ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए और पीपीपी मॉडल भी भ्रष्ट हो जाता है। मैम, पीपीपी मॉडल जब आया था लोगों को उम्मीद थी कि प्राइवेट पार्टनरशिप जब पब्लिक के साथ जुड़ेगी शायद कुछ उसमें बेहतर हो, लेकिन जैसी वेद सर ने बात कही कि जब मैं प्राइवेट पार्टनर हूं, अगर मैं ट्रेनिंग पर फोकस करता हूं और जब अपना पेमेंट लेने जाता हूं तो मुझे मेरे ट्रेनिंग सेंटर का पेमेंट देने से पहले पूछा जाता है कि सर हमारा कट कहां है। तो वो जो भ्रष्टाचार का रोग है वो बहुत संक्रामक होता है। आज जितने पीपीपी मॉडल पे नीचे ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं उन सब में भी स्थिति कमोबेश सरकारी दफ्तरों जैसी ही है। तो ये महिलाओं को विश्वास करना होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं और सरकार इसे सिर्फ
खाना पूर्ति ना करे, जो लोग स्किल ले रहे हैं उनका अगर वास्तविक टेस्ट लिया जाए कि भाई आप इस योजना के पात्र हो गए इस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद, यदि आपने वास्तव में कुछ सीखा है तो हम आपको इसका लाभ देंगे, तो मुझे लगता है बमुश्किल 1% लोग भी उसके लायक ना हो पाए कि वो उसका फायदा उठाए। तो कहीं ना कहीं दृष्टिकोण, विजन चेंज होने की जरूरत है, वो चेंज होगा तभी फायदा मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बजट के बड़े बड़े अनाउंसमेंट से भी ज्यादा जरूरी है कि उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। दिया कुमारी क्या कुछ लेकर आती है। दरअसल एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे पिछले कुछ दिनों के बजट से संबंधित तमाम डिबेट्स में सामने आई वो ये कि बजट का अब लोग इंतजार उस तरह से करते नहीं है, क्योंकि बजट में बहुत कुछ जनता को मिलता नहीं है, जनता के खाते बहुत कुछ आता नहीं है, और जो दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, वो भी धरातल पर बहुत कम जो है उनकी हिस्सेदारी तय हो पाती है। इसलिए दिया कुमारी के बजट में अभी 1 सप्ताह का वक्त है। बहुत कुछ उनसे उम्मीदें, किसी को भी प्रदेश में जो एक्सपर्ट जो लोग आ रहे हैं उनकी बात को समझा जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। देखना होगा दिया कुमारी इस नाउम्मीदी को कैसे ठीक करती है और जनता को कैसे खुश करती है अपने बजट से। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।